Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with goods and services tax. आज अपने एक नया यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट 5, लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी का मतलब क्या? बिल में जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी देना इज लेवी। ठीक है। लेवी ऑफ जीएसटी मतलब क्या कि बिल में जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना इज लेवी। तो लेवी दो तरीके से हो सकता है, दो मैकेनिज्म है। जीएसटी लेवी करने का दो मैकेनिज्म है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अपने को बेसिकली लेवी ऑफ जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डिस्कस करना है। ठीक है, इसका कंसेप्ट को क्लियर करना है और ये भी सीखना है कि ओला उबर के केस में जीएसटी जीएसटी कौन पे करेगा? हु इज लाइबल टू पे जीएसटी ओला उबर के केस में? बिकॉज ओला उबर के केस में सप्लायर इज नॉट ओला उबर, सप्लायर इज टैक्सी वाला। ठीक है, सप्लायर इज टैक्सी वाला एंड हु इज द रिसीवर? हम लोग, कस्टमर्स। करेक्ट। तो बाइक का जो राइडर है वो है सप्लायर एंड पैसेंजर है वो है रिसीवर। वेरी गुड, पैसेंजर रिसीवर है। ठीक है। तो इन दैट केस कौन जीएसटी लेवी करेगा? कौन जीएसटी लेवी करेगा यानी कि कौन जीएसटी बिल में लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा? ठीक है, बिल में जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा यानी जीएसटी कौन लेवी करेगा ओला उबर के केस में, ये भी अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, लिखो एक बार। Levy of GST means who is liable to charge GST in the invoice and pay it to the government. ठीक है, लिखो। There are two mechanism. There are two mechanism to levy GST. Number one, forward charge mechanism. Number two, reverse charge mechanism.
यानी किसके हाथों गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा? एक लाइन और ऐड कर लो। यानी किसके हाथों गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा? किसके हाथ से गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा? जगह नहीं है तो लिखना नहीं है, जगह है तो लिख लो। अगर जगह बनाकर लिख सकते हैं तो बढ़िया है। ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बगल में ब्रैकेट्स में लिखो। हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे with good number of examples. Do not worry on that. बट पहले एक चीज लिख लो। डन। हो गया कॉपी? चलो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। ये पहले भी अपने एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आज इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी जो नॉर्मली होता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी जो नॉर्मली होता है। क्या होता है नॉर्मली? कि सप्लायर रिसीवर को गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है। सप्लायर सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज टू द रिसीवर। देन रिसीवर मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर विथ जीएसटी। ठीक है। सप्लायर मेक्स द सप्लाई टू द रिसीवर, रिसीवर makes the payment with GST to the supplier. Then supplier deposits the amount of GST to the government. This is forward charge mechanism. एग्जाम्पल, जैसे सप्लायर ने 100 रुपया का गुड्स रिसीवर को सप्लाई किया है। जीएसटी का रेट 18% है। तो टैक्स इनवॉइस कितना का बनाया? 118। 100 रुपया गुड्स का, 18 रुपया जीएसटी का। तो रिसीवर ने 118 रुपया पेमेंट किया है सप्लायर को। 100 रुपया गुड्स का, 18 रुपया जीएसटी का। तो सप्लायर को 118 मिला है रिसीवर से। 100 रुपया गुड्स का, 18 रुपया जीएसटी का। तो सप्लायर 100 रुपया खुद के पॉकेट में रखेगा और 18 रुपया का जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। ये जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सर्विस हो गया,
सीए इन प्रैक्टिस, ये सब में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हु इज पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट? सप्लायर, वेरी गुड। सप्लायर इज पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एंड हु इज बियरिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी? रिसीवर। ठीक है। रिसीवर, रिसीवर इज बियरिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी। ठीक है। अच्छा, ये जो जीएसटी है, ये किसके लिए आउटपुट टैक्स है, किसके लिए इनपुट टैक्स है? सोच कर बोलो। पक्का? सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स है, रिसीवर के लिए इनपुट टैक्स है। बिकॉज रिसीवर परचेज कर रहे हैं। ठीक है। रिसीवर परचेज कर रहे हैं तो रिसीवर के लिए इनवर्ड सप्लाई है। तो जो जीएसटी है वो रिसीवर के लिए इनपुट टैक्स है। समझ में है ना? सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लायर के लिए आउटवर्ड सप्लाई। रिसीवर रिसीव कर रहे हैं तो रिसीवर के लिए इनवर्ड सप्लाई। तो जीएसटी सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स, और सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स और रिसीवर के लिए इनपुट टैक्स। ठीक है। इनपुट टैक्स का क्या मिलता है? वेरी गुड। ये मेरे को बोला था कि मैं जीएसटी रिवाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज पॉज हो रहा हूँ बीच बीच में, जस्ट बिकॉज उसके मुंह से जानने के लिए कि जीएसटी रिवाइज कर रहा है कि नहीं कर। तो बोलो। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा किसको? रिसीवर को। रिसीवर को क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रिसीवर विल गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी रिसीवर जब किसी और को ये गुड सप्लाई करेगा तो उसका जीएसटी पे करते टाइम वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स को माइनस करके नेट अमाउंट पेमेंट करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर सम्स भी आता है, तो वो सम्स का अलग से क्लास अपने करेंगे फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, टू नॉट वरी। तो अच्छी से करना है वो। क्लियर? ओके। तो ये हो गया फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यानी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? सप्लायर is making supply, supplier is supplying goods or services to the receiver, receiver is making payment to the supplier with GST, and the supplier is depositing the amount of GST to the government. तो जीएसटी, तो गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे कर रहा है? सप्लायर पे कर रहा है। इसका अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर कर रहा है? रिसीवर बेयर कर रहा है। सप्लायर के लिए आउटपुट सप्लाई है, रिसीवर के लिए इनवर्ट सप्लाई है। सप्लायर का आउटपुट टैक्स है, रिसीवर का इनपुट टैक्स है। तो रिसीवर को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। लिखो इसको।
जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखना है, हाँ। हो गया कॉपी? जल्दी करो। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? ध्यान से सुनो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज टू द रिसीवर। ठीक है। रिसीवर मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर विदाउट जीएसटी। रिसीवर मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर विदाउट जीएसटी, यानी सप्लायर अपने बिल में जीएसटी लगाकर नहीं देता है। ठीक है। तो रिसीवर मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर विदाउट जीएसटी, पर जीएसटी तो लगेगा। तो जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी देगा कौन? रिसीवर। सोचकर बोलो बेटा। ठीक है। तो जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी देगा कौन? रिसीवर। ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी जीएसटी लेवी कौन कर रहे हैं? रिसीवर। तो है ना, रिसीवर ही तो जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है ना।
तो जीएसटी लेवी कौन कर रहा है? रिसीवर। रिसीवर। ठीक है। तो गवर्नमेंट को जीएसटी किसके हाथों से मिल रहा है? रिसीवर के हाथों से मिल रहा है। गवर्नमेंट को जीएसटी किसके हाथों से मिल रहा है? रिसीवर के हाथों से मिल रहा है। ठीक है। सो हु पेज जीएसटी टू द गवर्नमेंट? रिसीवर। हु बियर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी? रिसीवर। वेरी गुड। तब क्लियर है एकदम। सो हु पेज जीएसटी टू द गवर्नमेंट? रिसीवर। हु बियर्स द बर्डन ऑफ जीएसटी? रिसीवर। उसका एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। हाँ, करेक्ट है आपका एग्जाम्पल। ठीक है। हाँ, ओला उबर का अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हम्म। तो जितना जीएसटी होता है, रिसीवर गवर्नमेंट को पे कर देता है। हाँ। सप्लायर के लिए आउटवर्ड सप्लाई है, रिसीवर के लिए इनवर्ड सप्लाई है। तो ये जो जीएसटी रिसीवर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ये रिसीवर के लिए इनपुट टैक्स है। इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी इज इनपुट टैक्स। इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी इज इनपुट टैक्स। इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी इज इनपुट टैक्स। तो अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर कर रहा है? रिसीवर। तो रिसीवर को ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो रिसीवर को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। रिसीवर को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि चाहे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को ही मिलता है। क्योंकि दोनों ही, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दोनों ही केस में जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन कौन बेयर कर रहे हैं? रिसीवर। और रिसीवर के लिए इनवर्ड सप्लाई है, तो जो जीएसटी उसने पे किया है, दैट इज इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट रिसीवर को दोनों केस में मिलेगा, चाहे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? अब इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस बिजनेस के केस में एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स अपना सर्विस एजेंट अपना सर्विस किसको दे रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी को। एजेंट अपना सर्विस मेरे को नहीं दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द इंश्योरेंस कंपनी, है ना? तो इस केस में सप्लायर कौन है? सर्विस कौन किसको दे रहा है? तो सप्लायर कौन है? एजेंट। रिसीवर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो, एजेंट इस केस में सप्लायर है। एजेंट, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इस केस में लगाएंगे, अगर लगाते हैं, तो इमेजिन करो एक बार, एजेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिल रेज कर रहे हैं, उसमें जीएसटी लगा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को ये डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये चीज कर पाना क्या एजेंट के लिए संभव है? असंभव है, संभव नहीं है। ये एजेंट के लिए कर पाना संभव नहीं है। समझ में आया ना? ये एजेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजेंट सप्लायर है, इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर है। तो अगर इस केस में अपने नॉर्मल यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की तरह काम करते, तो यानी एजेंट को अपने सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए
एक टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता, अपने सर्विस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ता, और वो पूरा अमाउंट किससे लेता? जीएसटी के साथ इंश्योरेंस कंपनी से, है ना? इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस एजेंट टैक्स इनवॉइस बनाकर, जीएसटी लगाकर इंश्योरेंस कंपनी से पूरा अमाउंट लेता जीएसटी के साथ, और लेकर जीएसटी गवर्नमेंट को अगर डिपॉजिट करता, तो कितने सारे इंश्योरेंस एजेंट है, और हर इंश्योरेंस एजेंट का कैपेसिटी सीमित है, और जीएसटी डिपॉजिट पे करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट को जीएसटी लॉ में रजिस्टर होना पड़ेगा, करके उनको जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो इन दिस केस इंश्योरेंस एजेंट का कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता, उन लोग को जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ता, विच इज cumbersome टास्क फॉर देम, और गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्ट होता जीएसटी कलेक्शन को मॉनिटर करना, बिकॉज इंश्योरेंस एजेंट आर ह्यूज इन नंबर, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट है। तो हर इंश्योरेंस, बिकॉज एक ही कंपनी के बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, तो हर इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी का कंप्लायंस कर रहा है, जीएसटी चार्ज करके, जीएसटी लगाकर, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस चीज को मॉनिटर कर पाना गवर्नमेंट के लिए नहीं, नामुमकिन तो नहीं, बट बहुत मुश्किल हो जाता। समझ में आया ना? नामुमकिन कुछ नहीं होता है ना? मुमकिन नामुमकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम की बात बताना। कि मेरा पास करना मुमकिन है ना? ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए इस चीज को मॉनिटर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक से हो नहीं पाता है। इस चक्कर में एजेंट के ऊपर कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जो कि उन लोग कर नहीं पाते, सक नहीं पाते, सकना मुश्किल हो जाता एजेंट के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस केस में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इंश्योरेंस एजेंट के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने से क्या हो रहा है? करेक्ट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने से क्या हो रहा है कि जो सप्लाई का रिसीवर है, यानी इंश्योरेंस कंपनी, वही जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने एजेंट से जो सर्विस लिया है, वो सर्विस पर जीएसटी लगाकर इंश्योरेंस कंपनी खुद ही वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो ये कंप्लायंस करना, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंप्लायंस करना इजी है, करेक्ट। चलो, मुमकिन है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंप्लायंस करना पॉसिबल है। यस, इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंप्लायंस करना मुमकिन है, पॉसिबल है, इजी है, कर सकता है कंप्लायंस, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी अपना तो सर्विसेज प्रोवाइड कर ही रहा है, उसका जो आउटपुट सर्विस है उसमें जीएसटी का कंप्लायंस कर ही रहा है, साथ में ये जो इनपुट सर्विस इंश्योरेंस कंपनी एजेंट से ले रहा है, उस पर भी इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाकर। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए कर पाना बहुत ही, यस, इजी है, पॉसिबल है। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर सकता है, और साथ ही में गवर्नमेंट के लिए इस चीज को मॉनिटर कर पाना भी मुमकिन है, पॉसिबल है। समझ में आया ना? क्योंकि आप खुद सोचो, एक इंश्योरेंस कंपनी और उसके सैकड़ों एजेंट, किसको मॉनिटर करना इजी है, एक इंश्योरेंस कंपनी को या उसके सैकड़ों एजेंट को? हाँ, एक इंश्योरेंस कंपनी को मॉनिटर करना इजी है। समझ में आया ना? मुमकिन है, संभव है पॉसिबल है, ठीक है, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए जीएसटी का कंप्लायंस बर्डन किस पर डाल दिया गया?
इंश्योरेंस कंपनी पर डाल दिया गया, रिसीवर ऑफ सर्विस पर। तो इसीलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लाया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि कौन से सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है। वो लिस्ट अपने को जानने का जरूरत नहीं है कि कौन से सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। दैट लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोन बाय अस। वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू नो व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ लिस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, जिसके तहत रिसीवर ऑफ सर्विस को जीएसटी लगाकर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। यानी जीएसटी लेवी करने का बर्डन किस पर है? रिसीवर पर है। तो रिसीवर ही जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। करेक्ट। रिसीव आईटीसी तो हमेशा रिसीवर ही लेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल है डायरेक्टर्स फी। अब डायरेक्टर्स जो है अपना सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब खुद सोचो, अगर इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता जहां पर डायरेक्टर अपने सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए टैक्स इनवॉइस बना रहा है, उसमें जीएसटी चार्ज कर रहा है, और कंपनी को वो टैक्स इनवॉइस दे रहा है कि ये लो मेरा सप्लाई ऑफ सर्विस का टैक्स इनवॉइस, इसका पेमेंट कर दो विद जीएसटी। और वो जीएसटी डायरेक्टर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। समझ में आ रहा है ना? तो छोटे समझ में आ रहा है ना, एक डायरेक्टर तो इंसान हो गया ना, है ना? तो डायरेक्टर के लिए जीएसटी कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाता। कॉमेडी नाइट्स विद जैनमोल अग्रवाल। ठीक है। तो इसमें भी कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा ना डायरेक्टर्स के ऊपर। तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया गया। और रिसीवर, यानी जो डायरेक्टर का सर्विस ले रहा है, रिसीवर कौन है? कंपनी। कंपनी इज रिसीविंग द सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी क्या करेगा? जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। क्लियर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कंपनी के लिए ये इनपुट टैक्स है, बिकॉज कंपनी के लिए डायरेक्टर से सर्विस लेना यानी इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट टैक्स है। तो कंपनी को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? क्या पूछ रहा था? कुछ पूछ रहा था बीच में, भूल गया। हे भगवान। बोले, चचा बोले। अग्रवाल चचा बोले। कोई बात नहीं, ऐसे फ्रेंड की जैसे सजेस्ट कर। नहीं कर रहे फ्रेंड की जैसे? फ्रेंड की जैसे सजेस्ट। आप डाउट्स क्लियर करते हो, सजेशंस देते हो, जीवन की गुत्थियां को सुलझाते हो। क्या क्या करता है यार ये जीवन में। ये अवेलेबल है, बट हाँ भाई अंकुश को लगता है पका रहा है। देखो अंकुश भी बिजी हो रहा है। Till 10 o'clock, Harshvardhan Sanghi is available. After 10 o'clock, for any doubts, contact Janmol Agarwal. हे भगवान। अनमोल से पूछ लो। हे भगवान। गजब, ये अच्छा था बट। आज ही ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं।
देखो मैंने क्या किया, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया है और उसमें हल्का फुल्का चेंज किया है। जैसे इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज टू द रिसीवर, receiver makes the payment to the supplier without GST, receiver deposits GST to the government. Who pays GST to the government? Receiver. Who bears the burden of GST? Receiver. Note: receiver will get input tax credit. इसी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। एग्जाम्पल देना क्यों नहीं देना है, इजी तो एग्जाम्पल है। तीन चार नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम्पल पूछेगा, दो एक एग्जाम्पल पूछेगा तो दो एग्जाम्पल। बस डायरेक्टर्स नहीं, डायरेक्टर्स फी याद हो गया एक तो, और एक इंश्योरेंस एजेंट, उसी के लिए तो नोट लिखा रहा हूं ना। अब जैसे बुक का डेफिनेशन अगर देखोगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मैं पढ़ रहा हूं, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट में on the recommendation of the council specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient। ये याद करना कितना मुश्किल है ना। और ये अगर अपने लिख देते हैं ना, जिसको मैंने बोल्ड के आप लोग अंडरलाइन करके लिख देते हो एग्जाम में, तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा कि बिकॉज आपने चीजों को बहुत क्रिप्स वे में, क्लियर वे में एग्जाम्पल के साथ समझाकर लिखा है। तो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होगा। लिखो। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, कहने का मतलब ये कि जो बोल्ड में लिखा है ना मैंने, वो कीवर्ड्स है, वो एग्जाम में होने चाहिए। बाकी 19-20 चलता है। आपने लिखा है तो एग्जाम में कैसे लिखोगे फिर। लिख लो, लिख लो। ठीक है, इम्प्रेस करो। अब ये इम्प्रेस में मैं क्या बोल सकता हूँ, बिकॉज दोनों जन क्लास अटेंड कर रहे हैं। परितोष कुछ देरी से आया बट समझ में। शिवम को जल्दी आ गया। You have cleared the GD round, so you sat for the interview. Okay, what was the process? First they took a test। हाँ। वो 18 got selected for the PI। हम्म। ओके।
चलो रिजल्ट आएगा तो बताना हाउ वाज इट। आए 54 जस्ट बिकॉज कि लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने बोल दिया था कि कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट को हम लोग नहीं लेंगे। उसके लिए फिर वो लोग ही थोड़ा गुस्सा हो गए कि मीनाक्षी मैम बोल रही कि 93 के जगह 50 लाए। सेलेक्ट इन लोग करेगा 3 या 4 को। 3, मैक्सिमम 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं। हम्म, हम्म। ये भी ज्यादा है, सीए के इंटरव्यूज में 150 200 में से एक को सेलेक्ट करके ले जाता है। दे सेलेक्ट द क्रीम। हाँ तो पैकेज भी तो मिलता है, 1.5 2 लाख का देता है, साल 2 साल में मिल जाता है 1.5 2 लाख का महीना का। पर खटवाएगा इससे बहुत, अगर होता है तो खटवाता है बहुत है। ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं कि पैसा बिना दिए खटवा रहा है। हाँ, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा उसके बाद। नॉट रीचेबल। नहीं, अगर से इंटर के केस के लिए जुड़ा हुआ रहेगा तो आई एम नॉट अवेलेबल, बाप रे। बट ब्लॉक कर देगा नंबर में आपका। नहीं नहीं, सी का डिग्री हम किसी को नहीं देगा, बाप रे कितना मुश्किल से मिला है हमको। बाप रे। सर। नहीं नहीं, दूसरा, एक एक करके मैंने दिया था ग्रुप। हम्म। हेलो। सर मैं हूँ। हाँ, आपका डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा नहीं सेशन। नहीं। ओ नहीं, मैं तो खाली ये बोल रहा था कि डाउट नहीं है कि मतलब ठीक है, मैं आपको ये टाइम रिवर्स दूंगा, चार्ज में कैंडिडेट। टाइम दूंगा, टाइम ठीक है, दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अपने मूव ऑन कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? एग्जांपल्स दो, ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, फार्मीजी और फ्लिपकार्ट, amazon, दीज आर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का काम क्या है? दे कनेक्ट द सप्लायर विद द रिसीवर। आज ओला, ओला जो है, वो ओला उबर, दे कनेक्ट द न्यूमरस नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद द पैसेंजर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम क्या है? इन लोग एक सप्लायर बेस क्रिएट करते हैं और उन सप्लायर्स को रिसीवर से कनेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड एग्रीगेटर ऑफ सर्विसेज। क्या बोलते हैं? एग्रीगेटर ऑफ सर्विसेज। एग्रीगेटर्स में समझ, एग्रीगेट करते हैं, टोटल करते हैं। तो सप्लायर्स, ह्यूज नंबर ऑफ सप्लायर्स को उन लोग ह्यूज नंबर ऑफ रिसीवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, जिन सप्लायर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर कनेक्ट करवा रहा है रिसीवर से, जैसे उबर कनेक्ट करवा रहा है टैक्सी वालों को पैसेंजर से, मेक माई ट्रिप कनेक्ट करवा रहा है होटल को, होटल का जो सर्विस रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? पैसेंजर बोलते हैं, विजिटर्स। ठीक है, भ्रष्ट हो चुका है दिमाग। हमको पता नहीं था कि थर्ड ईयर में जाकर इस तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा दिमाग। छोड़ो। ठीक है, तो मेक माई ट्रिप कनेक्ट करता है होटल को विजिटर से। ठीक है, जो होटल में रहने आए एंड ऑल। ठीक है, तो इनका काम ये है। थिंग इज दैट ये जो सप्लायर को ई कॉमर्स ऑपरेटर कनेक्ट करते हैं, ये जो सप्लायर को
ई कॉमर्स ऑपरेटर कनेक्ट करते रिसीवर से, इनमें से जो सप्लायर है या तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नॉट रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या तो रजिस्टर हो सकते हैं या नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी लेवी कौन करेगा, यानी जीएसटी बिल में चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कौन करेगा, यानी किसके हाथों गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा। सवाल ये उठता है कि जीएसटी लेवी कौन करेगा अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो। जैसे बिल्कुल पॉसिबल है उबर के केस में। उबर के केस में टैक्सी वाला इज द सप्लायर, उबर इज नॉट द सप्लायर। उबर इज एग्रीगेटर ऑफ सर्विस, उबर इज एग्रीगेटर ऑफ सर्विस। उसका काम है सप्लायर ऑफ सर्विस को रिसीवर ऑफ सर्विस के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, सप्लायर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करना। तो उबर इज नॉट मेकिंग एनी सप्लाई, उबर इज बेसिकली एग्रीगेटर ऑफ सर्विस। क्लियर। सप्लायर कौन है? वो कौन है? माँ। Uber, taxi wala is a supplier, taxi wala is a supplier, and receiver is passenger. So it is not possible for taxi wala to get himself registered under the GST Act and make a tax invoice, charge it to the passenger, and pay GST to the government. It is not possible for the taxi wala to do it. ठीक है, वो जीएसटी समझता भी नहीं होगा। जीएसटी भले उसने सुना हो बट वो जीएसटी का कंप्लायंस नहीं कर पाएगा। तो इन दिस केस हु इज सपोज टू लेवी जीएसटी, यानी गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करेगा, जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ओला उबर। तो ओला उबर के केस में ओला उबर ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आया ना? क्लियर हो रहा है? हाँ 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 हाँ। तो वो अलग चीज हो गया। इधर में अभी अपने बात कर रहे हैं कि ड्राइवर जो सर्विस दे रहा है पैसेंजर को, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में जीएसटी कौन लेवी करेगा। तो जीएसटी लेवी कौन करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब थिंक इज दैट, देखो ध्यान से सुनो, एक चीज को सुनो। जैसे दो चीजें हो सकती हैं कि सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नॉट रजिस्टर्ड भी हो सकता है। जैसे मेक माई ट्रिप से अपने हयात बुक करते हैं, हयात होटल का से 3 days 2 night का स्टे बुक करते हैं, करेक्ट, स्टे बुक करते हैं। ठीक है, तो 2 nights 3 days का स्टे बुक करते हैं अपने। तो इस केस में मेक माई ट्रिप इज एग्रीगेटर ऑफ सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर, हु इज सप्लायर, सप्लायर इज हयात, एंड रिसीवर कौन है, विजिटर। ठीक है, तो इस केस में सप्लायर इज रजिस्टर्ड। नाउ वेदर सप्लायर इज रजिस्टर्ड, सप्लायर हिमसेल्फ विल पे द जीएसटी। यानी हयात रजिस्टर्ड है तो हयात अपने इनवॉइस पर जीएसटी लगाकर विजिटर से जीएसटी लेकर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन कर रहा है, हयात, बिकॉज हयात इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर। हयात इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर। तो हयात जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। किससे जीएसटी लेकर, विजिटर से। विजिटर से जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में कहीं पर नहीं आया। ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में कब आता है, जब सप्लायर, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, when the supplier is not registered।
तो अपने को यही चीज समझना है कि कौन से सिचुएशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी लेवी करना है एंड कौन से सिचुएशन में सप्लायर को जीएसटी लेवी करना है। फंडा एक ही है। अगर सप्लायर, फंडा एक है, सुनो ध्यान से सुनो, जो गोल्डन रूल है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी का बर्डन, मतलब जीएसटी लेवी करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी लेवी करना है ना। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर बिल रेज करेगा, उसमें जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने का काम, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने का काम ई कॉमर्स ऑपरेटर का है। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसीवर से जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ये काम कौन करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिधर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। और जिधर सप्लायर रजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऐसा कुछ नहीं करना, सप्लायर खुद जीएसटी लगाकर बिल देगा रिसीवर को, रिसीवर से जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, समझ में आया? शी लेफ्ट। ओके। ओके। हाँ 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 हाँ। अंशुल, इसमें देखो ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही हुआ ना ये। इसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जैसा क्लियर, मतलब ये अलग ही टॉपिक हो गया। बिकॉज जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पर रिसीवर इज नॉट पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो रिवर्स चार्ज नहीं हुआ। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज हो नहीं सकता। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज नहीं हो सकता ये। जीएसटी लेवी कौन कर रहा है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो दिस अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। नॉट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बिकॉज अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसेंजर जाके जीएसटी का कंप्लायंस कर रहे हैं, है ना। और अगर सब, है ना, तो सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पैसेंजर जाके जीएसटी का कंप्लायंस करे, कि पैसेंजर बोल हम तो आज ओला का सर्विस लिया है, ओला का सर्विस लिया है तो मेरे को जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना। और सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर खुद गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं कर सकता है। तो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कौन कर रहे हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। जहां सप्लायर रजिस्टर्ड है, जहां सप्लायर रजिस्टर्ड है, वहां तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। चीज को समझने का कोशिश करो। ठीक है ना। देखो, अपने को एक टेबल बनाना है इसमें। जो एग्रीगेट कर रहा है उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। जो सर्विसेज को, जो सप्लायर्स को इकट्ठा करके रिसीवर के साथ कनेक्ट करवा रहा है ना, तो उसको
एग्रीगेटर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब, ई कॉमर्स मतलब जानते हो ना, सब आ गया उसमें। 3 कॉलम्स का टेबल बनेगा। नेचर ऑफ सर्विस, सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड, एंड सप्लायर इज रजिस्टर्ड। हम्म। लिखो ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल, उबर, ओला, रैपिडो। बोलो। एक लाइन और ऐड कर दो। जीएसटी का बर्डन हर केस में रिसीवर ही उठाता है। थिंग इज दैट, लेवी के केस में अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा, यानी किसके हाथों गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। तो हु शैल लेवी जीएसटी, यानी जीएसटी लगाकर जीएसटी पे कौन करेगा, यानी गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करेगा, वो अपने को समझना है। दो सिचुएशन में, व्हेन द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड, व्हेन द सप्लायर इज रजिस्टर्ड। जीएसटी का बर्डन, बर्डन हमेशा रिसीवर लेता है, बट पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में सप्लायर करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रिसीवर करता है। तो अभी अपने को क्या डिस्कस करना है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी एग्रीगेटर ऑफ सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करेगा। दो सिचुएशन में समझना है। सिचुएशन वन, व्हेन द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। सिचुएशन टू, व्हेन द सप्लायर इज रजिस्टर्ड। ठीक है। अच्छा बोलो। सिचुएशन वन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में, यानी ओला, उबर, रैपिडो के केस में, ई कॉमर्स ऑपरेटर, व्हेन द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। लिखो। ई कॉमर्स
Now, next, when the supplier is registered, आप खुद सोचो, ट्रांसपोर्टेशन के केस में कैन सप्लायर बी रजिस्टर्ड? दोनों ही केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। तो क्लियर कर दिया कि ट्रांसपोर्टेशन के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। यानी जीएसटी लेवी किसको करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। खुद ही सोचना, ट्रांसपोर्टेशन के केस में हाउ कैन द सप्लायर बी रजिस्टर्ड? सिचुएशन बनाया ना वैसा। ठीक है, नेक्स्ट। तो हर केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर देन अकोमोडेशन यानी होटल वगैरह, एग्जाम्पल ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप। बोलो, व्हेन द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड हु शैल लेवी जीएसटी? ई कॉमर्स ऑपरेटर। एंड व्हेन द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, सप्लायर। बिकॉज अकोमोडेशन के केस में बिल्कुल पॉसिबल है कि होटल कैन बी अ रजिस्टर्ड सप्लायर। तो इफ द होटल इज रजिस्टर्ड सप्लायर, देन वही जीएसटी लेवी करेगा। लिख लो होटल ब्रैकेट्स में एक्चुअल सप्लायर। लाइक अगर एंटरटेनमेंट का जो बुक माई शो जो है, हाँ वही, तो उस केस में भी तो पर्सन, हाँ पेट्रोल वाला हम्म भी हम्म पर्सन टैक्स हम से लेते वही तो मैं बोल रहा, बर्डन हर केस में रिसीवर ही बेयर करेगा। थिंग इज दैट गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करेगा? यानी जीएसटी लेवी कौन करेगा? जीएसटी लेवी कौन करेगा? जीएसटी लगाकर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन करेगा? ये अपने इस यूनिट में सीख रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने लिखा था ना, गवर्नमेंट को जीएसटी किसके हाथों से मिलेगा। समझ में आया ना? अब क्लियर हो रहा है आप लोग को? हम्म। इस सेम सब फंडा मैंने बता दिया ना। फंडा याद रखो। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल सप्लायर। बट ट्रांसपोर्टेशन के केस में इट इज ऑलवेज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। हाउस कीपिंग का एग्जाम्पल दो तो। ये लो, चलो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो। सर क्या सोच रहे हो सर, कितना हंस रहे हैं झूठ। पूछ रहा गलत है। देखो मैं भी उल्टा लिख रहा हूँ। हाउसकीपिंग मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? हाउसकीपिंग देता है जो, कौन देता है? अर्बन क्लैप। वो तो अर्बन क्लैप ही हो गया ना अभी। ये अर्बन कंपनी है। अर्बन क्लैप हो गया, अर्बन कंपनी पहले था, अभी वो अर्बन क्लैप हो गया।
अर्बन क्लैब के बारे में सोच कर आना, देख रिसर्च करके आना, सर्च करके आना। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर। और अगर रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल सप्लायर, हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज एक्चुअल सप्लायर। फ्लैट में जो शीशे से आता है वो भी थोड़ा उसको भी नहीं होगा जीएसटी का नॉलेज। उसको भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर मेरे हिसाब ओ भैया, पेस्ट कंट्रोल की कंपनीज, बिजनेस एंटिटीज होती हैं। हम्म, समझ में आया ना? समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना है, आपने अर्बन क्लैप में बुक किया है, तो जो बेस्ट कंट्रोल कंपनी है, अगर कंपनी है या बिजनेस एंटिटी है, तो वो अपने आदमी को भेजेगा आपके यहाँ पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। बट अगर आदमी खुद ही अर्बन क्लैप में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। जैसे जब कोविड के टाइम में अपने सलून तो बंद हो गया था, तो इन लोग से अपने बाल वाल कटवाते थे, राइट? डेमो देना आज अभी क्लास के बाद, इधर में कैंची डेमो देंगे। ठीक है। तो उस समय जो बार्बर लोग का, उन लोग का जो जैसे होता है ना कि छोटे छोटे बार्बर्स होते हैं, उन लोग का 2 सीटर सलोन होता है, तो वो बंद हो गया था। तो उन लोग अर्बन क्लैब जैसे प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करवा लिए थे, तो अर्बन क्लैब से जो भी बुकिंग आता था वो उन लोग को डायरेक्ट नहीं मिलता था। तो उन लोग खुद ही जाकर बाल काटते थे। तो उस केस में तो सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। से ये Amazon फ्लिपकार्ट कौन सा इसमें गिनता है सेक्टर में? हम्म, Amazon फ्लिपकार्ट ये आ रहा है, इसमें आ रहा है, फोर्थ में, लास्ट। अदर सर्विस मतलब बाकी सब कुछ कवर्ड हो गया, जो भी आप लोग सोच सकते हो ना, बाकी सब कवर्ड हो गया। मैं एक एग्जांपल लिखा रहा हूँ। एग्जांपल फार्मेसी। फार्मेसी का नाम सुना है ना? ठीक है। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, बाकी सारे सर्विस के केस में, बाकी सारे सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। सर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो then no one is liable to pay जीएसटी। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आता। मतलब Amazon फ्लिपकार्ट में जो सप्लायर से हम ले रहे हैं उसको ऑब्वियसली ना, आप अमेजोन से मंगाया तो उसमें बिल में वो सप्लायर का नाम वगैरह डिटेल्स रहता है, उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब रहता है ना? सब झमेला से बाहर है। ये सब जीएसटी पे सब करना हाँ सही बोला आपने, वो नहीं कर पाएगा। बोलो। तो जीएसटी से पे करने का झमेला से बाहर है ना। वो छोटा सप्लायर होगा, वो लिमिट के बाहर होगा, एक यस पर्टिकुलर। हाँ करेक्ट, वो लिमिट अपने डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने पर जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो वो लिमिट के भीतर है। समझ में आया ना?
तो वैसे केस में नो वन इज लायबल टू पे जीएसटी। बोला तो मैंने, जीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है जीएसटी। नथिंग कैन बी मोर इंटरेस्टिंग देन जीएसटी। एंड बहुत अच्छा है कि इससे 30 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंड यू कैन स्कोर फुल 30/30। वेरी इजी टू पास टैक्सेशन टू। फर्म असेसमेंट में 2 ही क्लास है, उससे 15 नंबर कंफर्म्ड है। 15 आता है, मैंने बोला नहीं। फर्म असेसमेंट से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपने शुरू नहीं किया? तो स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। जीएसटी से 30 मार्क का, कस्टम से एक ही क्वेश्चन 10 मार्क का, एडवांस टैक्स इंटरेस्ट 10 मार्क का, और बाकी जो थी इंटरेस्ट के साथ रहेगा, इंटरेस्ट के साथ रहेगा। नहीं नहीं नहीं। हम्म। इंटरेस्ट और एडवांस टैक्स दोनों करना पड़ेगा, कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू अवे विथ एनी ऑफ द चैप्टर। इंटरेस्ट एडवांस टैक्स दोनों करना है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। असेसमेंट, असेसमेंट से 5 मार्क का, रिटर्न ऑफ इनकम से 5 मार्क का, ये सब सारे छोटे छोटे 1.5-2 घंटे के चैप्टर है, इसे 5-5 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, तो सारे ही चैप्टर्स इजी हो गए ना। हाँ। थियोरी भी कितना है, 5 मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा बस। 5 मार्क का थियोरी नहीं लिख पाएगा, एक पैराग्राफ में एक पेज भी नहीं लिखना है। 2 पैराग्राफ इज मोर देन सफिशिएंट। वो मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। मैं सोच तो रहा हूँ स्ट्रैटेजी का एक डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ बनाकर, हाँ, तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो। तो आपको समझ में आ जाए कौन सा चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है, और कौन सा चैप्टर कितने आज में कवर कर सकते हैं। एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी बहुत काम आता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसी वीक बिफोर क्रिसमस आपके साथ वो शेयर हो जाए, फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट अंडर मी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेशन टू, एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा आपका प्रिपरेशन, बिकॉज आपको टाइम काफी मिल रहा है, प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम है। अभी दिसंबर में कितना दिन, 11 दिन। देन ऑडिट से पहले 10 दिन, उसके बाद 10 दिन, फिर बीच में एक 6 दिन। तो काफी टाइम है, समझ में आ रहा है ना। बट वही चीज है, काफी टाइम है ये बोलकर रिलैक्स नहीं करना है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, तो पास हो जाना है। जब सेमेस्टर है डिफिकल्ट, तो उसके लिए टाइम दिया गया है, तो वो पढ़ने का टाइम है। मटर गश्ते किसी का डाउट क्लियर करने का टाइम नहीं है वो। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये टाइम सिर्फ पढ़ने का है, और कुछ काम करने का नहीं है। बाकी जो भी काम है वो 31 जनवरी एंड ऑनवर्ड्स अपने कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। मेन मेन क्वेश्चन किसका है अंशुल बेटा? वैल्यूएशन से सम आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से सम आता है, और जो सम्स में कराऊंगा ना क्लास में, वो सफिशिएंट है। आप देखोगे उसके बेसिस में आप एग्जाम के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है। और जो यूनिट्स अपने कवर कर रहे हैं ना, वो एज सच अपने उसको प्योर थ्योरी नहीं बोल सकते, हिस्ट्री फिजिक्स, हिस्ट्री सिविक्स के जैसे। हिस्ट्री सिविक्स से प्योर थ्योरी नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल्स के साथ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर करके आना है, तो अपने आंसर को इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाना है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ते समय भी इंटरेस्ट है। सो थ्योरी बोल के खाली थ्योरी ठूस के नहीं आना है, एग्जाम्पल के साथ समझा कर आना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख कर आना है, तो काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज, सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में आई हैव गॉट 92।
आफ्टर सो मेनी डेज। मतलब इससे पहले नहीं, इससे इससे पहले प्रीवियस ईयर में टैक्सेशन 2 में 93 आया था। अमन बोलकर लड़का है, साउथ सिटी कॉलेज का। ठीक है, साउथ सिटी कॉलेज का, उसको 93 आया था। एंड देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन 1 में आउट ऑफ 80 78 75 76 लाए थे। तो टैक्सेशन में तो अच्छा स्कोर होता ही है। इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में वन स्टूडेंट हैज गॉट 92 आउट ऑफ 100। मतलब 25 ऑन 25 ऑन इन ट्यूटोरियल, उसमें 25 में 25। एंड जो थियोरेटिकल एग्जाम है उसमें 75 में शी गॉट 67। एंड शी इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियली अफ्लुएंट बैकग्राउंड, दो शी इज फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली, बट शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने को सेमेस्टर 5 के लिए पूरा कोशिश करना है, करने का। सेमेस्टर 5 डिफिकल्ट है तो इसके लिए टाइम दिया है सीयू ने प्रिपेयर करने के लिए। अपने को क्या करना है, ये टाइम का सही यूटिलाइज करना है। इसको केवल पढ़ने में और पढ़ने में यूटिलाइज करना है। अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेंडिंग का सारा रिकॉर्डिंग्स क्लासेस रिवीजन वगैरह सब कुछ हो गया है। मींस उन लोग क्लास के साथ चल रहे हैं। तो जिनका भी बैक चल रहा है उन लोग इस टाइम को यूज करो, उसको कवर करने का फटाफट, ताकि आप लोग क्लास के साथ रहो। ठीक है, ओके। चलो ये यूनिट यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास अपने नया यूनिट शुरू करेंगे, कॉम्पोजिट स्कीम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिट स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, कॉम्पोजिट स्कीम से। हाँ, तो कॉम्पोजिट स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूनिट इज कॉम्पोजिट स्कीम, जो अपने नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। कल अपने मैट्रिक्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।